गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट किया था और ग्रुप नंबर 13 की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके ट्रेंड्स पे हम पहुंचे थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज में चेंज करेंगे। अब जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो एटॉमिक रेडियस साइज बढ़ती है, उसकी रेडियस इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पे आपको कुछ एक जगहों पे जैसे कि जहां पे डी ऑर्बिटल एंटर होता है वहां पे आपको इंक्रीज होने की जगह डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपको टेबल दिया है, देखो ये रहा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस देखो सबका, तो बोरॉन जो है उसका 88 है। अब उससे बड़ा है एल्यूमिनियम, तो वहां पे तो कोई डी ऑर्बिटल था नहीं। और अगर आप एल्यूमिनियम टू गैलियम देखोगे तो देखो साइज डिक्रीज होता है, 143 टू डिक्रीज हो गया 135 हो गया। देखो नया सेल ऐड किया है, बात सही है आपकी, आपने फोर्थ सेल ऐड किया है, लेकिन जो डी इलेक्ट्रॉन है वो 4s के बाद आते हैं क्योंकि 4s सेंटर के ज्यादा नजदीक रहता है। उसकी वजह से जो 10 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सेंटर से लगता है वो अट्रैक्शन अब 4s आगे आने की वजह से पीछे चला जाता है और 4s के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन लगता है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को, 4s के। दैट्स वाई वो साइज डिक्रीज हो जाता है। ओके देखो अब यहाँ पे 3D था तो यहाँ पे 4D हुआ और कोई चेंज नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, गैलियम से बड़ा इंडियम हो गया। अब देखो यहाँ पे F की एंट्री हुई, लेकिन अब ऑलरेडी सेंटर से काफी दूर आप आ चुके हो, आप सिक्स्थ सेल की बात कर रहे हो। सिक्स्थ सेल, 2 सेल आपने ज्यादा ऐड कर दिए, यानी कि साइज की कंपैरिजन में डिस्टेंस जो है वो बढ़ चुका है। दैट्स वाई यहां पे भी शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। दैट्स वाई साइज इंक्रीज होता है, लेकिन देखो सिर्फ 3 pm जितना ही इंक्रीज होता है, यानी कि इतना जंप नहीं है 88 टू 143, इतना जंप नहीं है 135 टू 167, लेकिन बहुत ही कम है। तो आपको एक यहां पे एक्सेप्शनल केस देखने को मिला कि गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से कम है, तो हम वो ऑर्डर लिखते हैं, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। चलो बोरॉन जो है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा एल्यूमिनियम। अब गैलियम जो है वो बड़ा होना चाहिए लेकिन वो छोटा है, दैट्स वाई एरो जो है वो चेंज हो जाएगा। गैलियम से बड़ा है इंडियम और इंडियम से बड़ा है थेलियम। बार बार बचे क्योंकि सिर्फ 3 pm का चेंज है। और आप इसका ओरिजिनल ऑर्डर भी लिख सकते हो, बी बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद डायरेक्ट आ जाएगा इंडियम, इंडियम के बाद आएगा गैलियम, सॉरी गैलियम आगे आ जाएगा सबसे आगे, एल्यूमिनियम के भी आगे आ जाएगा गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम और इंडियम के बाद थेलियम। रीजन एंट्री ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। ओके देखो on moving down the group, for each successive member one extra cell of electron is added.
Therefore atomic radius is expected to be increase. ओरिजिनल रूल क्या है, ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ता है, नया सेल ऐड किया यानी कि रेडियस इंक्रीज होना चाहिए. However, a deviation can be seen. Atomic radius of gallium is less than of aluminum. This can be understood from the variation in the inner core of electronic configuration. क्यों? The presence of additional 10d electrons offer only poor screening effect. यानी कि शील्डिंग इफेक्ट उसका कम हो गया. क्यों? 4s अंदर चला जाएगा, 3d बाहर आएगा. For the outer electron from the increased nuclear charge in the gallium. That's why the atomic radius of gallium is less that of atomic radius of aluminium. Clear? अब साइज का डिफरेंस जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी इफेक्ट करेगा. ओके, देखो यहाँ पे टेबल में पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा. देखो बोरॉन टू एल्यूमिनियम कम होता है, लेकिन एल्यूमिनियम टू गैलियम इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज हो गई. फिर डिक्रीज हुआ, लेकिन थेलियम में वापस से इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब टोटल 14 f इलेक्ट्रॉन और 10 d इलेक्ट्रॉन जो है पीछे है. तो 24 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर से लगना चाहिए वो 6s2 के ऊपर लगता है. दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है. इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ा है. ऑल्दो उसका साइज इंक्रीज होता है, फिर भी उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से ज्यादा है. रीजन होगा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. ये पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का एंथैल्पी. दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सेम एक एक्सेप्शनल केस तो है ही यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे. फिर तीसरे में देखो तो एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे. तो तीनों में आपको एक जैसा ही एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है. यानी कि अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उससे कम एल्यूमिनियम की, अब वापस से एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम की, लेकिन गैलियम की ज्यादा हो जाएगी इंडियम से, और थेलियम जो है वो इंडियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रखता है. तो एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे और एक यहाँ पे. ठीक है, दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और तीसरी में भी सेम रूल फॉलो होता है. क्यों? समझ में आया? सो मैं इसको सिर्फ कॉपी करके यहां पे लगा देता हूं. ओके, सो तीनों में, तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सेम रूल लगता है. हो गया? ओके, आप देख सकते हो. अब इसका ओरिजिनल ऑर्डर लिखते हैं. तो सबसे कम किसका है देखो एंथैल्पी? इंडियम का. उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा गैलियम. तो डिक्रीमेंट का ऑर्डर लिखे हम, यानी कि ज्यादा से कम की ओर. तो बोरॉन का सबसे ज्यादा, बोरॉन के बाद डायरेक्ट आएगा देखो थेलियम, है कि नहीं? थेलियम के बाद गैलियम. चलो, बोरॉन के बाद आएगा थेलियम, थेलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, और लास्ट में होगा इंडियम. सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम की रहती है पहले ग्रुप में. फिर दूसरा ऑर्डर देखो तो सबसे कम है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम लास्ट में चला जाएगा. सबसे पहले बोरॉन, बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद थेलियम. चलो, बोरॉन, उसके बाद गैलियम, गैलियम के बाद थेलियम. ये एक चीज देखो आगे पीछे हो गई सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में. और फिर यहाँ पे भी आगे पीछे होगा, एल्यूमिनियम पीछे चला जाएगा. क्यों? शील्डिंग इफेक्ट. यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट पावरफुल हो जाता है. दैट्स वाई ये आगे आ चुका है, क्योंकि आपने पहले पी का इलेक्ट्रॉन निकाला फिर एस का निकाला. दैट्स वाई
अब थर्ड में देखो, सबसे ज़्यादा है बोरॉन, फिर बोरॉन से गैलियम, गैलियम से थेलियम, थेलियम से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से इंडियम। बोरॉन से गैलियम, गैलियम से थेलियम, थेलियम से एल्यूमिनियम और लास्ट में आएगा इंडियम। ओके, तो ये हमने कंसेक्यूटिव ऑर्डर लिखा है और ये हमारे रूल के हिसाब से जो एलिमेंट है उनको एक्सचेंज नहीं किया है। तो ये दो तरीके से ऑर्डर आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, दैट्स वाई। चलो, सो तीनों आयोनाइजेशन, और ऑब्वियसली पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी से दूसरी ज्यादा होगी, दूसरे से तीसरी ज्यादा होगी, क्योंकि पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो चार्ज बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है। सो कंसेक्यूटिवली पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी से दूसरी ज्यादा होती है, दूसरी से तीसरी ज्यादा होती है। और अगर आप एस ब्लॉक से कंपेयर करोगे तो सेकंड ग्रुप से 13th ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ओके, चलो देखो, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड्स डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप। जैसे ही रेडियस में हमें पता चला कि अपसेट्स है, तो वैसे ही अपसेट्स आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी देखने को मिलते हैं। द डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम विथ इंक्रीज इन साइज, वो तो सही है, चलो कोई डी ऑर्बिटल है नहीं, सो बोरोन टू एल्यूमिनियम साइज कम होता है। लेकिन द ऑब्जर्व्ड डिसकंटिन्यूटी इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज बिटवीन एल्यूमिनियम टू गैलियम and indium to thallium is due to inability of D and F electron which have low screening effect to compensate the increase in the nuclear charge। जो रीजन हमने एटॉमिक रेडियस में दिया था, सेम रीजन यहाँ लगेगा। D and F इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे चले जाते हैं, उसके लिए उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ओके, चलो, द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहली सबसे कम, दूसरी उससे ज्यादा, तीसरी उससे ज्यादा। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इज वेरी हाई। अब तीनों का एडिशन करोगे तो हर कोई एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होगा, यानी कि +3 बनने में उनको डिफिकल्टी होगी। इफेक्ट ऑफ दिस विल बी अपरेंट व्हेन यू विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज, और जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टेबल में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज होता है। तो बोरॉन जो है नॉन मेटल है और उसकी साइज बहुत कम होने की वजह से, नॉन मेटल साइज कम, दैट्स व्हाई इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। फिर एल्यूमिनियम जो है वो मेटल हो जाता है, तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम डिक्रीज होता है और फिर वापस से इंक्रीज होगा क्योंकि इनर्ट पर इफेक्ट लगता है, दैट्स व्हाई। सो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोरॉन की सबसे ज़्यादा रहती है, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से वापस से इंक्रीज होगा। ओके, फिर इंडियम और लास्ट में थैलियम। और अगर हम इसका प्रॉपर ऑर्डर लिखें तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा, फिर डायरेक्ट आ जाएगा थेलियम, फिर आएगा इंडियम, फिर आएगा गैलियम और लास्ट में एल्यूमिनियम। ओके, देखो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीज। दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। और जो साइज में चेंजेस होता है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। ओके, चलो, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस से हटा दिया है तो वो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसके ट्रेंड ज़रूर देखेंगे। जैसे कि डेंसिटी, तो डेंसिटी देखो आप, जैसे जैसे उनका वेट इंक्रीज होता है तो डेंसिटी तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। दैट्स वाई अगर हम डेंसिटी की बात करें तो उसमें बोरॉन से ज़्यादा डेंसिटी एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज़्यादा डेंसिटी गैलियम का, गैलियम से ज़्यादा डेंसिटी इंडियम का और इंडियम से ज़्यादा डेंसिटी थैलियम का।
उसमें तो कोई दो राय है नहीं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बोरोन नॉन मेटल है, उसका सबसे ज़्यादा है। फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंडियम में इंक्रीज हुआ और थेलियम में इंक्रीज हुआ। चलो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। एमपी मेल्टिंग पॉइंट। बोरोन से एल्यूमिनियम कम होता है, एल्यूमिनियम से गैलियम कम होता है, फिर गैलियम से इंडियम ज़्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट रखता है और इंडियम से थेलियम ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है। ठीक है, उसका हम प्रॉपर ऑर्डर लिखे तो बोरोन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद थेलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और लास्ट में थेलियम। शायद तक ये हमें चेंज करना होगा क्योंकि हाँ एल्यूमिनियम का सेकंड पे आएगा। चलो यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम सेकंड पे आएगा। चलो एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा थेलियम, फिर इंडियम और फिर गैलियम। ये ओरिजिनल ऑर्डर है और ये हमने हमारे अकॉर्डिंग रूल के हिसाब से एलिमेंट को चेंज किए बिना लिखा है। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, देखो सॉरी डिक्रीज होगा। बोरोन से इसका कम, उससे इसका कम, उससे इसका कम, उससे इसका कम। बोरोन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा पूरे टेबल में। ओके, ये हमें ऑर्डर याद रखना है, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात है क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर ऐसे ऑर्डर आपको दिए होंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखे, ये सारे लिखने हैं आपको। ओके, चलो फिर अगर बात करें तो आपको यहाँ पे उनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है जो कि यहाँ पे मायने नहीं रखता क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग दिए हैं और ऊपर से गैलियम में तो देखो एसिडिक और बेसिक मीडियम का भी अलग अलग दिया है। उसके लिए हमें कोई स्केल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो अब हम प्रॉपर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी उसका है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हमने ऑलरेडी एक बार क्लियरली स्टडी किया है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में। अब देखो 13 ग्रुप जो है उसके पास लास्ट सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि उसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है तो +1 भी दिखेगा, यानी कि जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे +3 का स्टेबिलिटी कम होगा और +1 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। बोरोन और एल्यूमिनियम जो है +3 पे लगे रहते हैं, जबकि गैलियम, थेलियम और इंडियम के अंदर आपको +1 भी देखने को मिलता है और थेलियम के अंदर तो सबसे ज़्यादा +1 देखने को मिलता है। देखो, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, इट इज नॉन मेटल फर्स्ट ऑफ ऑल, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। उसकी पहले 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एडिशन बहुत ही ज़्यादा है, तो वो कभी भी आपको आयोनिक कंपाउंड नहीं देगा, वो कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। दिस इज प्रिवेंट फ्रॉम forming +3 ions and force it to form only covalent compound. So boron always covalent compound बनाता है क्योंकि वो +3 बनने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगा। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में जो तीनों का एडिशन है एंथैल्पी का, वो काफ़ी डिक्रीज होता है। दैट्स वाई एल्यूमिनियम जो है वो +3 बनाने के लिए कैपेबल है। सो एल्यूमिनियम +3 बना सकता है, Al+3 आयन हो सकता है, लेकिन B+3 आयन नहीं हो सकता। इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा मेटालिक एल्यूमिनियम है। सो बोरॉन नॉन मेटल, एल्यूमिनियम मेटल। हाउएवर, डाउन द ग्रुप, द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ अ इंटरवेनिंग DNF ऑर्बिटल decrease effective nuclear charge hold on the s electron, जिसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, thereby restricting their participating in bonding. As a result,
एक p ऑर्बिटल ही बस बॉन्ड बनाने में अवेलेबल रहती है, राइट। सो अब क्या होगा, d और f ऑर्बिटल आने की वजह से s ऑर्बिटल अंदर चली जाती है, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होगी। सो दैट अब आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसके मिलेंगे, p का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक ही है। सो अब वो +3 से 2 कम होके इनर पेयर इफेक्ट की वजह से +1 वाले कंपाउंड दिखाएगा। इनफैक्ट इन गैलियम, इंडियम और थेलियम +3 और +1 दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपको +3 +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। इन थेलियम +1 इज मोर प्रोडोमिनेंट, यानी कि थेलियम +3 बनाता है लेकिन वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन, और +3 से +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि गैलियम की बात करें तो वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, क्योंकि वो +1 से +3 हो जाएगा, उसके अंदर +3 ज्यादा स्टेबल है। चलो, whereas +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। The compound in +1 oxidation state are expected from energy consideration are more ionic। अब +1 तो ज्यादा आयोनिक होगा ना +3 से, सिंपल सी बात है। ओके, इन ट्राइवेलेंट स्टेट, अब सबसे जरूरी बात, बोरॉन जो है, बोरॉन के बारे में सोचो, तो बोरॉन जो है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, दैट्स व्हाई टोटल 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो सकते हैं, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बनता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 8 नहीं होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो वो एज ए लुईस एसिड काम करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करता है। देख, इन ट्राइवेलेंट स्टेट यानी कि +3 वाले स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड of this element will be only 6। जैसा कि BF3 का 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, 3 बोरॉन के 3 फ्लोरीन के। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दैट्स व्हाई वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, यानी कि ग्रुप 13 के +3 कंपाउंड एज ए लुईस एसिड काम करते हैं, याद रखना। The tendency to behave as a Lewis acid decrease with increase of the size in the group। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा उसका लुईस एसिड का प्रॉपर्टी कम होता जाएगा। देखो, BCl3 easily accepts lone pair of electron from ammonia, ये तो आप पढ़े हो 11th में 7th चैप्टर में। देखो यहाँ पे बोरॉन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 8 होने चाहिए टोटल। सो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पे बन जाएगा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर NH3 BCl और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बोरॉन को डोनेट किया। सो NH3 हो गया लुईस बेस और बोरॉन BCl3 हो गया लुईस एसिड। वैसे ही LCl3 जो है वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना के डाइमर बन जाता है। देखो, ये पहला AlCl3, ये पहला AlCl3 है, उसने क्या किया, दूसरे AlCl3 से अपना बॉन्ड बना लिया। देखो, इस एल्यूमिनियम ने इस क्लोरीन से बनाया और इस एल्यूमिनियम ने इस क्लोरीन से बनाया। सो ये AlCl3 डाइमर के फॉर्म में रहता है और अपना लुईस एसिड कैरेक्टर वो ऐसे डिसॉल्व करते हैं। ओके, in trivalent state most of the compound being covalent are hydrolyzed in water। +3 वाले स्टेट में मोस्टली कंपाउंड कोवेलेंट रहते हैं, दैट्स वाई वो पानी के अंदर हाइड्रोलाइज होते हैं, याद रखना ही। फॉर एग्जांपल, अगर ट्राइक्लोराइड हमने लिया है तो वो हाइड्रोलाइज होके हमें पानी के अंदर टेट्राहाइड्रल स्पीसीज देता है MOH4-। चलो, फॉर एग्जांपल सपोज हमने लिया है BCl3 और उसको अगर हमने पानी के अंदर डाला तो उसमें से वो बनाता है BOH4-।
साथ में H प्लस एक रिलीज होगा और 3 HCl रिलीज होंगे। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं ये और इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्पीसीज स्टेट ऑफ द M विल बी sp3 और यहाँ पे M जो है वो sp3 हो जाएगा, यानी कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड सॉल्यूशन, जब आपने LCl3 लिया है और उसके अंदर एसिड डाला है तो उसका हाइड्रेशन हो जाता है और वो हमें ऑक्टाहाइड्रल आयन देता है। जैसे कि सपोज हमने लिया है AlCl3 और उसको हमने पानी में डाला एसिडिक वाटर में, तो उसमें से क्या होगा, उसका हाइड्रेशन होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। एल्यूमिनियम H2O यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना, 6 H2O बीच में आ जाएंगे और ये +3 बनेगा और Cl3। क्लियर? यानी कि ये बन गया हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड। हेक्सा एक्वा, पानी के लिए एक्वा लगता है, एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इन दिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड और आयन 3d ऑर्बिटल ऑफ एल्यूमिनियम इज इन्वॉल्व, सो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2। ऑक्टाहाइड्रल के अंदर 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होंगे, sp3d2 या फिर d2sp3, ऑलवेज याद रखना है आपको। ओके, बोरॉन तो ये +6 वाला काम कर नहीं सकता, सॉरी बोरॉन तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, राइट? चलो, सो वो तो 4 तक रहता है, इसीलिए मैंने ऊपर बोरॉन का एग्जांपल दिया और नीचे एल्यूमिनियम का। चलो, उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे, प्रॉब्लम 11.1, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज एल्यूमिनियम का दिया है आपको और थेलियम का दिया है। Predict the formation of M+3 ion in the solution and compare the electropositive character of two metals। चलो, दोनों में से +3 प्रोडोमिनेंट कौन बनाएगा? तो एल्यूमिनियम जो है वो +3 बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल -166 बहुत ही कम है और +3 है वो ज्यादा पोलराइज होने की वजह से ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर रखता है, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, +3 है। अगर हम थेलियम की बात करें तो थेलियम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल +1.26 है, उसकी वजह से वो खुद +3 से +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर +3 कम स्टेबल है, सो सॉल्यूशन के अंदर वो +1 हो जाएगा और उसकी वजह से वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 2 हाफ सेल रिएक्शन सजेस्टेड that aluminum has high tendency to make L+3 ion और थेलियम +3 का उतना स्टेबिलिटी नहीं है, बट वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो उसके लिए +1 ज्यादा स्टेबल है सॉल्यूशन में। एल्यूमिनियम +3 होने की वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है थेलियम से, सिंपल सी बात है। ओके, सो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।